एक जहाज जिसमें 24 भारतीय शामिल थे, उस पर ओमान के तट पर अमेरिकी सेना द्वारा हमला कर दिया गया और कुछ भारतीय मारे गए। इस बात पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और एक डिमार्श भारत के तरफ से अमेरिका के राजदूत को सौंप दिया गया है। तो ये डिमार्श क्या है और भारतीय जहाज पर, या यूं कहें कि जिस जहाज पर भारत के लोग थे, उस पर अमेरिका की सेना ने हमला क्यों किया, और दूसरी तरफ कि इसमें पूरा मामला क्या है जिस पर भारत का झंडा भी जहाज पर नहीं लगा था, उस जहाज को भारत अपने जहाज के रूप में क्यों कह रहा है। चलिए सारी बातों को समझते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता चले कि द न्यू सेशन सेल आ चुका है, यानी कि 13 जून तक आप दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में जो भी लाइव ऑनलाइन कोर्स बाय करेंगे उसमें 50% तक की छूट मिलेगी। चाहे वो प्रीलिम्स का कोर्स हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, चाहे एसए का हो, चाहे वह कोई भी कोर्स हो, जुडिशरी, पीसीएस या यूपीएससी का। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक है, आपको कूपन कोड कैपिटल में दृष्टि अप्लाई करना होगा और कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 871501 पर कॉल कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर और खबर यही है कि संकट जो है ओमान के तट पर एक सैन्य कार्रवाई को लेकर के है। देखिए, ओमान के तट पर जिस जगह पर हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पिछले कई दिनों से चर्चा पर है, जिसको ईरान ने रोक कर रखा है, एक चोक पॉइंट को मजबूती से रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमला किया गया तो 20% जो दुनिया भर के लिए तेल की सप्लाई होती है वह इसी क्षेत्र से होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक चोक पॉइंट है, और उसी को ईरान ने रोक दिया था। फिर उसके बाद हुआ ये कि ईरान का तेल भी कोई खरीद ना पाए, ईरान पर भी प्रतिबंध लगाने की ये पूरी जद्दोजहद अमेरिका की तरफ से चली, और उस रास्ते से ईरान का तेल भी ना निकले उसके लिए अमेरिका भी वहां पर तैनात है। हालांकि दूसरी तरफ बातचीत की भी कोशिश हो रही थी, लेकिन वो सफल नहीं रही। अब इसी बीच में एक जहाज वहां से निकला, जिस जहाज को हम कहते हैं एमटी सेट्टे बेलो। अभी ये एमटी सेट्टे बेलो जो जहाज था, इस जहाज पर जिस देश का झंडा लगा था उस देश का नाम था पलाऊ। और पलाऊ जो देश है वह पश्चिम प्रशांत महासागर में फिलीपींस के कुछ आगे है। तो इस देश के झंडे में के तले 24 भारतीय इस पे थे। तो भारतीय इतने क्यों थे, ये सवाल भी उठता है। चलिए उस बात को समझते हैं। लेकिन भारत ने क्या किया है, डिमार्श यहाँ पे सौंप दिया है। किसे सौंपा है? अमेरिका में जो अमेरिका के राजदूत भारत में है, दिल्ली में है, उन राजदूत को सौंपा। और डिमार्श का मतलब क्या है? जब भारत को कोई आपत्ति होती है या दुनिया के किसी भी देश को, इसको इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में ऐसे समझिए कि दुनिया के किसी देश को दूसरे देश से आपत्ति है, या मान लीजिए कि आपको आपके पड़ोसी से आपत्ति हुई कि उसके किसी हरकत पे, आपने उसे अपने घर बुलाया, अपने सामने बुलाया और उससे अपनी आपत्ति दर्ज की, उसके यहाँ गए नहीं, यानी कि भारत अमेरिका गया नहीं। अमेरिका के राजदूत को जो दिल्ली में मौजूद थे, उन्हें उनके पास एक ऐसी चीज, कागज कह सकते हैं, ऑफिशियली सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो किया है गलत है, क्यों किया है ये हम जानना चाहते हैं और हम इस बात पर आपत्ति दर्ज करते हैं। तो ऑफिशियली ये तब हुआ जब दोनों देश ट्रेड डील को मजबूत करना चाहते हैं और एक दूसरे से लाभ लेना चाहते हैं। उस दौरान भारत ने ये खुले तौर पर एक्शन लिया। तो अब बात आती है कि यह अमेरिका के राजनयिक को सौंपा गया एक आपत्ति पत्र हम कह सकते हैं। अब इस पे एक कुछ जटिल संरचनाएं भी आ जाती हैं कि जहाज का स्वामित्व जो है वह ईरान से जुड़े कारोबारी समूह से है, यानी कि उसका संबंध ईरान से है। इस पर जिसका तेल था वह भी ईरान है, और जिस देश का झंडा इस जहाज पे लगा था वो है पलाऊ। लेकिन इस पर जो नाविक थे, जो जहाज चलाने वाला था, वह भारतीय था। तो अब यहाँ पे इस सारे मामलों में ये बात समझिए कि जो भारतीय झंडा उस पे नहीं लगा था और लोग भारतीय थे, ये क्या मसला है। देखिए, इसके लिए फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस ये वर्ड समझना होगा। जैसे कि कुछ देशों को टैक्स हेवन देश कहा जाता है, जैसे सिंगापुर। कई भारतीयों के लिए ऐसा सुना जाता है कि वो वहां पे जाके कंपनी खोलते हैं क्योंकि टैक्स बचाने में वहां उनको फायदा मिलता है। तो ऐसे ही दुनिया भर के कई ऐसे देश के लोग हैं जो क्या करते हैं कि किसी ऐसे छोटे देश से जाके जहाजों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं सामान की आवाजाही के व्यापार के लिए, जहां पे उन्हें रजिस्ट्रेशन का पैसा कम लगे। दूसरी बात, हर देश जो है जहाज को लेकर के, जहाज की सेफ्टी को लेके, जहाज में मौजूद नाविकों को लेकर के कई बहुत सारे गाइडलाइन बनाता है, कानून बनाता है और सुरक्षा के पैमाने तय करता है, जिन्हें पूरा करने में खर्चा भी लगता है, थोड़ी मुश्किल महसूस करता है उस जहाज का मालिक। तो अगर उन्हें सहूलियत मिल जाए कि किसी ऐसे देश से जहाज का रजिस्ट्रेशन करा लें जिस देश में जहाज के नियम बड़े लचीले हैं, वहां पर सुरक्षा मानक बहुत स्ट्रांग नहीं है, या उसको लागू करवाने के लिए कोई जद्दोजहद उस देश की तरफ सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, और वहां के नाविकों की सुरक्षा के लिए भी कोई खास दबाव नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे ही देशों में से एक है पलाऊ।
और ऐसे देशों का हम कहें कि बहुत बड़ी आमदनी का स्रोत भी इसी तरह से है। कई देश के अलग-अलग क्षेत्रों के जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन ये अपनी तरफ से दे देते हैं, तो उस जहाज़ पर उस देश का झंडा लग जाता है। तो पलाऊ देश का झंडा इस पे लगा हुआ था, यानी कि मालिक अब कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ था। और दूसरी बात ये भी आती है, कितने सारे भारतीय क्यों थे? वो मैं बताऊँगा। तो पलाऊ का एक रीज़न तो आपको समझ में आ गया, वहाँ से क्यों? अब दुनिया भर में जितने भी नौवहन यानी कि जहाज हैं, जहाँ पे ये ट्रेड होता है, व्यापार होता है, सामान की आवाजाही होती है, उसमें वर्क फोर्स का 10% भारतीय है। यानी कि 10 में से हर एक भारतीय है। दुनिया में देश तो इतने हैं, लेकिन 10 में एक भारतीय एक बड़ा हिस्सा है। तो बात ये है कि कहीं के भी जहाज हों, किसी भी देश के हों, रोजगार के लिए भारतीय जो हैं, एक दुनिया के नाविक क्षेत्र में बहुत बड़े वर्क फोर्स के रूप में दुनिया में उपलब्ध हैं। इसी वजह से उस जहाज में भी हैं। अब बात आती है कि पूरे मामले को इस तरह से देखें, तो अमेरिका ईरान का तनाव है, एक नाकेबंदी का माहौल था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब अमेरिका को आपत्ति ईरान के तेल से थी। मामला ईरान से था, लेकिन जो जहाज था उस पे पलाऊ का झंडा लगा था और जो नाविक थे वो भारतीय थे। और इन सारे मामलों में भारत की आपत्ति उन भारतीयों को हुए नुकसान से थी। यही पूरे मामले का सार है। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई हैं, तो एक छोटा सा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि जो हमारा देश भारत है, वो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है? ठीक है, तो मुझे उनके नंबर और जिनको नाम पता है वो प्लीज मुझे नाम भी कमेंट करके बताइएगा। ये सारी बातें हो गई हैं। तो अब एक जानकारी जो मैंने आपको दी थी उसको वापस से याद करा दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जो लोग आपके या कोई अपना जो चाहता है कि अभी शुरू करना ही है यूपीएससी, तो जीएस फाउंडेशन कोर्स उनके लिए बेहतर है। देखिए, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक से उसकी समझ स्ट्रांग करना जरूरी है। तभी आप इंटरलिंकिंग भी एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट से कर पाएंगे। तो ये डिटेल्ड क्लास होती है, 400 प्लस घंटों की, 1.5 साल के आसपास में कोर्स कवर होता है, लेकिन 3 साल तक की वैलिडिटी होती है, यानी कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। और प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी इसमें मिलते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड पढ़ाई इसमें होती है। और साथ में आप इसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और पूरा स्टडी मटेरियल आपके घर हार्ड कॉपी में आपको मिलेगा, पहुंचाया जाएगा। और ये क्लास दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेगी। इस कोर्स को भी आप 50% तक की कम कीमत पे बाय कर सकते हैं, लेकिन कूपन कोड दृष्टि अप्लाई करना होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स की, या कमेंट बॉक्स में, वहां पे जाके आप इससे बाय कर सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप डायरेक्ट आप वहां इंस्टॉल करके वहां से भी कर सकते हैं। ऑफर 13 जून तक के लिए है। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 कॉल कर लीजिए। हमारी आपकी मुलाकात का सिलसिला चलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।